साथियों नमस्कार। कक्षा 11वीं की कार्बन रसायन कुछ आधारभूत तथ्यों के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सजातीय श्रेणियों की। तो जो सजातीय श्रेणी होती है वो कार्बनिक तत्वों का ऐसा समूह होता है जिनके रासायनिक गुणों में समानता होती है। इनमें एक समान रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी क्रियात्मक समूह होता है। उदाहरण के तौर पर हम एल्कोहल श्रेणी को लेते हैं। इन सभी में OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह कॉमन होता है। हम सजातीय श्रेणी को एल्केन श्रेणी का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। एल्केन श्रेणी जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 H2n+2 सॉरी। इसमें यदि n बराबर 1 रखें तो C1H4 होगा। n बराबर 2 रखें तो C2H, 2 दूनी 4 2 6 C2H6 होगा। 3 रखेंगे तो C3H, 3 दूनी 6 2 8 होगा। 4 रखेंगे तो C4H10 होगा। इस तरह से एक सामान्य सूत्र द्वारा इसके सदस्यों को हम व्यक्त कर सकते हैं। आइए अब हम सजातीय श्रेणी की कुछ विशेषताएं देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो सजातीय श्रेणी है उनमें एक समान क्रियात्मक समूह होता है। इनको एक सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जिसे आप एल्कोहल को दिखा सकते हैं CnH2n+1 OH। तो इसमें सामान्य सूत्र जो क्रियात्मक समूह है OH है और सामान्य सूत्र ये हो गया। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के बीच में CH2 इकाई का अंतर होता है। जैसे आप एथेन और मेथेन में देखें, मेथेन CH4 है, एथेन C2H6 है। इनमें अंतर देखें तो कितने का अंतर है? 1 कार्बन का अंतर है और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। यही अंतर सभी श्रेणियों में होता है। जैसे आप यहाँ मेथिल एल्कोहल एथाइल एल्कोहल के बीच में भी देख सकते हैं। इसमें देखिए OH तो समान है, 2 H और 1 C का अंतर है। यानी CH2 का अंतर सभी सजातीय श्रेणियों में अंतर पाया जाता है। सजात इन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहते हैं? सजात कहते हैं, होमोलोगस। हिंदी का शब्द है सजात, मतलब एक जगह से उत्पन्न सजात कहलाती है। सजातीय श्रेणियों में रासायनिक गुणों में समानता होती है और भौतिक गुणों में की क्रमिकता पाई जाती है। जैसे आप एल्केन श्रेणी की बात करें तो एल्केन श्रेणी के जो प्रारंभिक सदस्य हैं यानी ब्यूटेन तक की सामान्यता पे गैसें हैं। इसके बाद यदि आप और आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर ये द्रव हो जाएंगे, और आगे बढ़ते जाते हैं तो पैराफिन्स वगैरह ठोस भी होती हैं। तो इनके गलनांक क्वथनांक कार्बन की संख्या बढ़ने पे बढ़ती है। यानी इनकी जो भौतिक गुण हैं उनमें क्रमिकता पाई जाती है। इस तरह से ये सजातीय श्रेणी की विशेषताएं हो गई। रासायनिक गुण समान होते हैं, इनमें क्रियात्मक समूह समान होता है, इनको सामान्य सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, इनके प्रत्येक क्रमांक सदस्यों में CH2 इकाई का अंतर होता है, इनके भौतिक गुणों में क्रमिकता पाई जाती है। आइए अब हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण चीज कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति की। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रारंभ में कार्बनिक यौगिकों के नाम उनके स्रोत या उनके किसी गुण के आधार पर रखे गए। जैसे सिट्रस फलों यानी जो खट्टे फल हैं उनमें मिलने के कारण सिट्रिक अम्ल नाम रखा गया है, सिट्रिक अम्ल।
माने खट्टा अम्ल है। चींटियों के भंजक आसवन से प्राप्त फार्मिक अम्ल, नाम रखा गया उस अम्ल को। चींटियों में पाया जाता है, क्योंकि फ्रांसीसी लैंग्वेज में यानी फ्रेंच लैंग्वेज में चींटी को फार्मिका बोलते हैं, उसी के नाम पर उसको फार्मिक एसिड नाम दिया गया। इस तरह से इस स्रोत के आधार पर नाम रखे गए थे। कार्बन का एक अपर रूप है C60 बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन एक गेंद की तरह होता है और ऊपर बीच बीच में उभरा हुआ होता है, जो कि जियोडेसिक डोम्स यानी अल्पांतरिक गुंबद, छोटे छोटे गुंबद जो पतले पतले होते हैं, ऊपर के उठे होते हैं, उनसे मिलती थी, जिन्हें प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी बकमिंस्टर फुलर ने लोकप्रिय बनाया था। जर्मनी के थे, तो वहाँ पर इस तरह के गुंबद बकमिंस्टर के नाम से जाने जाते थे, इसलिए इनके नाम पे इसको बकमिंस्टर फुलरीन नाम दिया गया। इस तरह से नाम देश के नाम पे, वैज्ञानिक के नाम पे, या खोजकर्ता के नाम पे, या वस्तु के नाम पे यहाँ से प्राप्त किया सामान्य नाम रखे जाते हैं। जैसे नमक का अम्ल, गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल कहा जाता है, गंधक का अम्ल, उसमें सल्फर होता है। नमक का अम्ल यानी HCl को नमक का अम्ल कहा जाता है। शोरिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट सोरा कहलाता है, और HNO3 को सोरिक अम्ल कहा जाता है। नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, नीला थूथा, कॉपर सल्फेट, हरा कशीस, पैरासल्फेट, इस तरह से सामान्य नाम देते हैं। क्लोरोफॉर्म, ये भी सामान्य नाम के अंदर आता है। तो ये सामान्य नाम अलग अलग देशों में अलग अलग हुआ करते थे। इनके नाम को उनकी संरचना से मैच करने के लिए हमें याद करना पड़ता है इनको, लेकिन इस कठिनाई से बचने के लिए रसायनज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने, जिसको IUPAC कहते हैं, उन्होंने नामकरण की एक नई पद्धति विकसित की। उसको हम IUPAC पद्धति कहते हैं। IUPAC का जो फुल फॉर्म है, ये महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। हिंदी में इसको हम विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ कह सकते हैं। ये एक सुव्यवस्थित प्रणाली है, इसको सारे संसार में मान्यता प्राप्त है, और इसमें विशेषता है कि एक तर्क के आधार पर ही है। इसके अगर नाम से हम सूत्र आराम से बना सकते हैं, हमें ज़्यादा उसमें याद करने की जरूरत नहीं है। इसके नाम में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक तो जनक हाइड्रोकार्बन और उससे जुड़ी क्रियात्मक समूह का नाम, और वो क्रियात्मक समूह उसमें किस जगह जुड़ा हुआ है उसकी जगह का पता होता है। नाम में पूर्व लग्न जो पहले लगाई जाती है, उसके बाद अनुलग्न जो बाद में लगता है, और उसके बीच के उसको अंतर्लग्न कहते हैं। आइए सबसे सरल जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके नामकरण से हम नाम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के नामों की। हाइड्रोकार्बन केवल हाइड्रोजन और कार्बन के बने यौगिक होते हैं, इनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे नाम में लग रहा है ना, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन से लिया है और कार्बन लिया है। कार्बन हाइड्रोजन के बने यौगिक होते हैं। इनमें यदि केवल सिंगल बॉन्ड है, यानी केवल एकल बंध है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। IUPAC पद्धति में इनको एल्केन कहा जाता है। एल्केन। प्रारंभ में इन संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन यानी कम क्रियाशील कहा जाता था। लैटिन भाषा में पैरा का मतलब एफिन, लिटिल एफिनिटी, पैराफिन्स। पैरा माने कम और अफिन माने एफिनिटी, कम क्रियाशील होते हैं, उनका नाम पैराफिन कहा गया।
और दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये आप पहले पढ़ चुके हैं वर्गीकरण में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं और कम से कम एक द्विबंध या एक त्रिबंध होता है। इसमें एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक द्विबंध है यदि तो वो एल्कीन कहलाता है, यानी द्विबंध है, त्रिबंध नहीं है तो एल्कीन कहलाएगा। और यदि कोई एक त्रिबंध उपस्थित है यानी ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम एल्काइन कहते हैं। इसमें एक से अधिक भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ बात जो करेंगे वो एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक की करेंगे। अब हम एल्केन के नामकरण के लिए सामान्य नियम देखते हैं। एल्केन के जो नामकरण होता है वो कार्बन की संख्या के आधार पर होता है। उसका एक सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और कार्बन की संख्या के आधार पर इनके नाम दे देते हैं। जैसे n बराबर 1 रखा हमने तो ये बन गया C1H4, बन चुकी लिखते नहीं है, इसको बोलते हैं मेथेन। ये आपको याद रखने की बात है, एक को मेथ बोलते हैं और C4H10 इसको ब्यूटेन बोलते हैं। ये दो विशेष नाम हैं। इनमें अभी भी संख्यावाचक शब्द नहीं है। ब्यूटेन ये बटर से मिला है, तो मैथ और ब्यूट ये दो अक्षर आपकी गिनती के नहीं है, बाकी सारे गिनती के अक्षर हैं। तो ये आपको ये नाम याद करना चाहिए। अपने लिए तो सभी याद करने के हैं, क्योंकि ये अपनी हिंदी भाषा के नहीं है, लैटिन भाषा के अंक हैं। तो एक है अगर कार्बन की संख्या तो उसमें आपको मैथ पूर्व लग लगाना है और एन लग लगाना है, इसलिए हो जाएगा मेथेन। एथ दो कार्बन की संख्या 2 है तो एथ धन एन बराबर एथेन। 3 है तो प्रोप धन एन बराबर प्रोपेन। 4 है तो ब्यूट धन एन बराबर ब्यूटेन। 5 है तो पेंट धन एन बराबर पेंटेन। 6 है तो हेक्स धन एन बराबर हेक्सेन। 7 है तो हेप्ट धन एन बराबर हेप्टेन। 8 है तो ऑक्ट धन एन बराबर ऑक्टेन। 9 है तो नॉन धन एन बराबर नॉनेन। 10 है तो डेक धन एन बराबर डेकेन। 20 है तो उसको हम आइकोसेन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ चूंकि 10 से आगे चलें तो क्या लिख देंगे अब? 10 से 11 को बोलेंगे अनडेकेन, यानी एक जुड़ना है किसी में तो ये अन जोड़ दीजिए आप और डेकेन हो जाएगा। 2 है तो डो डेकेन। 3 है तो ट्राई डेकेन। 4 है तो टेट्राडेकेन। 5 है तो पेंटाडेकेन। इसी तरह से और आगे अपन कल चलते जाएंगे। 6 है तो हेक्साडेकेन, यानी 16 है हेक्साडेकेन। 17 है तो हेप्टा। 18 है तो ऑक्टाडेकेन। 19 है तो नोनाडेकेन। 20 है तो आइकोसेन। इक्कीस के बाद क्या हो जाएगा? अनाइकोसेकेन। 22 हो जाएगा तो दो आइकोसेन, आइकोसेन, टेट्राइकोसेन, पेंटाइकोसेन, इस तरह चलते जाएंगे। और 30 के लिए ट्राइकोंटा धन एन बराबर ट्राइकोंटेन। इस तरह से इनके नाम चलते रहते हैं और हमें आपको 10 तक याद करना जरूरी है। 10 के बाद 11, 12, 13 भी याद कर सकते हैं आप, वो सब गिनती पे चलते हैं। यदि हम ग्रीक भाषा की जो गिनती है उसको याद कर लें तो हम कितना भी बड़े एल्केन का नाम दे सकते हैं। इनकी जो सदस्य होते हैं ये समजात होते हैं। आइए इनमें भी देख सकते हैं आप, इनमें भी अंतर CH2 का होता है। सामान्य सूत्र आपको पहले ही पता है, इनको समजात कहा जाता है। इनमें CH2 का अंतर है। इन्हीं के गलनांक क्वथनांक में वही क्रमिक अंतर है।
अब यदि ये तो सीधी श्रृंखला वाले होते हैं एल्केन, साकत श्रृंखला वाले भी एल्केन होते हैं। इनमें कार्बन परमाणु की छोटी छोटी श्रृंखलाएं जनक श्रृंखला के एक या अधिक कार्बन पर जुड़ी रहती हैं। जब ये कार्बन की मुख्य श्रृंखला से अलग जुड़े होते हैं तो हम इनको एल्किल समूह कहते हैं। इनमें एक हाइड्रोजन कम होता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये जो एल्केन की लंबी श्रेणी है, इसमें यहाँ पे एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है अलग से। तो ये अलग से जो जुड़ा है इसे हम क्या कहेंगे, मेथिल समूह, एल्किल समूह है ये मेथेन। अब इसमें जो एल्केन है, एल्केन का जो नाम है, इसमें से एन हटाते हैं, ANE हटाएंगे तो ALK बचेगा, और इसमें G हटाते हैं और उसकी जगह पे L जोड़ देते हैं, YL, एल्काइल, यानी एल्काइल भी पढ़ते हैं, इसको एल्काइल भी बोलते हैं। तो ये एल्काइल समूह होता है। जैसे मेथेन है तो मेथेन का एन हटाया हमने, एन हटा के उसमें L जोड़ दिया तो ये मैथिल हो गया, या मैथाइल भी उच्चारित करते हैं इसको। तो ये क्या कहलाते हैं, एल्किल समूह कहलाते, एल्किल मूलक या एल्किल समूह कहलाते हैं। जो इनके नाम हैं एल्किल प्लस इनकी गिनती क्या है, गिनती भी ध्यान रखना है, किस कार्बन में जुड़ा हुआ है, और बाद में जनक एल्केन का नाम लिखना है। जनक एल्केन क्या होता है, ये सबसे लंबी श्रृंखला होती है कार्बन की, उसमें कार्बन की संख्या के आधार पर हम जनक एल्केन का नाम तय करते हैं। जैसे इसमें इस दूसरी श्रृंखला में देखें तो मुख्य श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, इसको सबसे बड़ा नाम आपको देना पड़ेगा। सबसे बड़ी गिनती कौन सी आएगी, देखिए यहाँ पे अगर गिनती सबसे बड़ी लें तो 1 2 3 4 5, ऐसे में 5 आएगी, लेकिन यहाँ से अब इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो हमें किसी तरह से एक लंबी श्रेणी चुनना पड़ती है, उसके नाम पे जनक एल्केन का नाम होता है, और फिर उसमें कार्बन की गिनती फिक्स कर देते हैं कि किस जगह वो जुड़ा हुआ है। इसके कुछ नियम हैं, अब वो आगे हम उन नियमों की चर्चा करेंगे। कभी कभी इन जो एल्किल समूह हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है, तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कई कई बुक्स में बिल्कुल छोटा सा लिखा रहता है, जैसे मैथिल समूह है तो इसको केवल ME लिख दिया जाता है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। एथिल को ET लिखा रहता, प्रोपल को PR, ब्यूटिल को BU लिखा रहता है। सॉरी, इसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में इनको लिख दिया जाता है। कभी कभी ये जो मूलक होते हैं ये स्वयं में साकित हो सकते हैं, तो इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। इनको इसमें नाम में सेकेंडरी यानी द्वितीयक, तृतीयक आदि पूर्व लग्न लगे रहते हैं। इनको आप उच्च अध्ययन की बात समझ पाएंगे, इनको अभ्यास के साथ आप इनसे जब फैमिलियर हो जाएंगे, जब इनको अच्छे से समझने लगेंगे तो नामकरण बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी कुछ छोटे छोटे मूलकों को हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे यदि ये जो दिख रहा है यहाँ पे कोई मेन शाखा में मूलक जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोप्रोपेन। यदि इस तरह का एल्केन है पूरा CH3 यानी एक कार्बन से 2 कार्बन ऐसे जुड़े हुए अलग से, और इस से हटके इससे अगर कोई जुड़ा है, मतलब इसमें से CH2 यहाँ से जुड़ा हुआ है तो एक हटा देंगे तो यहाँ से जुड़ जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोप्रोपिल। यानी यहाँ पे अगर CH2 होता तो इसको बोलते हम आइसोप्रोपेन। यहाँ पे क्या होता, CH2 होता तो प्रोपेन हो जाता, लेकिन बीच के कार्बन से, यदि ये बीच के कार्बन से हाइड्रोजन हटके यहाँ जुड़ता है तो ये आइसोप्रोपिल हो जाएगा। और यदि आपका यहाँ से इस हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन हटता, यानी इस
सिरे वाले से या इस सिरे वाले में से हाइड्रोजन हटा के इसको जोड़ते तो सीधा प्रोपेल हो जाता। इतना अंतर है इसमें। बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटके उसमें जो मूलक जुड़ता है तो आइसोप्रोपेल कहलाएगा। यहाँ पे देखिए ब्यूटेन में भी यदि बीच वाले से निकालते हैं तो सेकेंडरी ब्यूटेल या द्वितीयक ब्यूटेल कहलाता है। आप यहाँ पे ध्यान रखें आइसोब्यूटेल और द्वितीयक ब्यूटेल में अंतर है। देखिए आइसोब्यूटेल का मतलब ये है आपका ये सिरे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जो एक चौथा जो मेथल समूह है वो बीच से जुड़ा है, ये आइसोब्यूटेल है, क्योंकि आइसोब्यूटेन बन जाएगा। यदि हम CH3 करेंगे तो आइसोब्यूटेन बनेगा और ये यहाँ से जुड़ा तो आइसोब्यूटेल हो जाएगा, यानी इसको द्वितीयक ब्यूटेल कहेंगे। और यदि ये बीच वाले हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, यानी यहाँ से ये बन गया इधर, इसमें से हट जाएगा तो ये हो जाएगा तृतीयक ब्यूटेल यानी टर्सरी ब्यूटेल। इसको हम सेकेंडरी ब्यूटेल या द्वितीयक ब्यूटेल कहेंगे, तो ये तृतीयक ब्यूटेल है। और ये नियोपेंटेल है, नियोपेंटेन। अगर इसको करेंगे यहाँ पर CH3 होगा तो नियोपेंटेन हो जाएगा, इसमें से किसी एक में से हट के जाएगा तो नियोपेंटेल हो जाएगा। इनको आपको बहुत ध्यान देना है। तो ये सामान्य से एल्केन के नामों की बात हो गई। अगले भाग में हम श्रृंखला वाले एल्केनों के नाम की चर्चा करेंगे, तो इनको यहाँ बहुत ध्यान से देखिए।